ऑनलाइन वाले कोई जवाब ही नहीं दे रहे। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। बढ़िया। चलिए इस कंटिन्यू करेंगे। आई बिलीव आज हम लास्ट टाइम हमने रिटायरमेंट और डेथ का थियरी स्टार्ट किया था और 2 सम भी कर लिए थे, करेक्ट? और 2 सम के अलावा जेएलपी बहुत डेप्थ में रिवाइज कर लिया था। लोगों ने पढ़ा जेएलपी घर पे? फिर आया? जेएलपी में 3 वैरायटी थी, तीनों एक बार रिविजिट कर दूं सिर्फ शॉर्ट में। पहला वेरिएशन या पहला मेथड जिसमें हम प्रीमियम मेथड जिसको बोलते हैं, प्रीमियम मेथड, या जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली प्रीमियम को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं पूरा का पूरा, नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं। जब भी हुआ तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक और फिर ईयर एंड पे पीएनएल टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। हाँ या ना? सबसे सादा मेथड। अगर आपने लाइफ में इसके बारे में कुछ नहीं सीखा होता तो आप यही करते कि नहीं करते? बोलते इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, मेरा खर्चा है भाई, खर्चा है तो पीएनएल में ट्रांसफर करो ना यार, है ना? दिस इज द फर्स्ट मेथड। और फिर उसमें क्या होता, अगर सरेंडर करने पे कुछ पैसे मिलते या मेच्योरिटी पे कुछ पैसे मिलते तो उसको हम क्या करते हैं, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि जो भी फिर बाद में मिला फिर वो प्रॉफिट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर रेशियो। दूसरा मेथड ये है जिसमें हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को असेट ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? तो जब भी आप पे करते हैं तब आप बोलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक, और ईयर एंड पे जितना भी सरेंडर वैल्यू से ऊपर है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। तो जैसे मैंने प्रीमियम पे किया 3000, हाँ, एंट्री हुई जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक 3000, सॉरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000, प्रीमियम नहीं, सॉरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक 3000। ईयर एंड पे पता चला सरेंडर वैल्यू 500 है, तो 2500 कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, पीएनएल में। तो क्लोजिंग बैलेंस पहले लिख देने का, जो भी डिफरेंशियल है उसको कहाँ डाल देने का, पीएनएल में। समझा? सरेंडर वैल्यू हमेशा याद रखना क्यूमुलेटिव होती है। क्यूमुलेटिव मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में 500 है, सेकेंड ईयर के एंड में 1500 है, तो 1500 टोटल है, ऐसे नहीं फर्स्ट ईयर की 500 सेकेंड ईयर की 1500, ऐसा है क्या? वो टोटल होती है, सबको समझा? एज ऑन दैट डेट होती है बेसिकली। चलें आगे। थर्ड मेथड क्या था, जिसमें आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी एसेट दिखाते हैं, साथ साथ में आप क्या करते हैं, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिखाते हैं। तो पहले जब प्रीमियम पे करते तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, फिर आप करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, रिजर्व क्रिएट हो गया। अच्छा, सेकेंड मेथड में एक चीज बताना भूल गया, सॉरी, सेकेंड मेथड में अपन ने उसको रीस्टेट करते रहे एट सरेंडर वैल्यू, फिर जब सरेंडर करेंगे या मैच्योर होएगा तब जो पैसा आएगा उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। थर्ड मेथड में पहले एंट्री होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, फिर होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, फिर ईयर एंड पे जितना भी सरेंडर वैल्यू और उसका गैप है उसकी एंट्री हम करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व टू जेएलपी। तो बेसिकली जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दोनों कौन सी वैल्यू पे नजर आता है हमें, सरेंडर वैल्यू पे। किस पे नजर आता है? फिर जिस दिन एक्चुअली सरेंडर होगा या मैच्योर होगा एंट्री होगी बैंक टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेम जो सेकंड मेथड में थी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का भी बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, और फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस करके ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। राइट गाइस? ऑनलाइन वाले भी थोड़ा सा सील ऑफ अप्रूवल दे देंगे कि जी सर हम आपके साथ हैं, तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाएगा हमें कि जो हम कर रहे हैं उसका कुछ फायदा हो रहा है। बढ़िया गाइज, विल नाउ मूव ऑन टू द थर्ड सम। 2 छोटे छोटे सम है, आई बिलीव बेस्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक मैं करा देता हूं, एक मैं आपसे करने को बोल दूंगा। सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है थर्ड सम के लिए? चलिए, ठीक है। क्या लिखा है, अरूप एंड स्वरूप वर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटर एलिया दैट द एनुअल अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31st December each year. Profits be allocated as follows: अनूप को 1/2, स्वरूप को 1/3 एंड कैरी टू रिजर्व इज 1/6। तो 1/2 को आप
मतलब 1/2 1/3 और इसको 1/6 को अगर आप वो करने जाओगे तो 1/2 1/3 और ये 1/6 जो रिजर्व में जा रहा है एक तरीके से, तो यहाँ पे 3/6 हो गया, ये 2/6 हो गया और ये 1/6 हो गया, हाँ या ना? करेक्ट। नेक्स्ट, in the event of death of a partner, his executor will be entitled to the following. कैपिटल जो उसका रहेगा उस दिन का प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 completed years, हाँ या ना? His share of goodwill based on the 3 years purchase of the average profit of the preceding 3 completed years. देख रहे हैं completed years क्यों बोलते हैं पता है? कि जैसे अभी कोई 30 जून को मर गया, तो अगर मैं इमीडिएट 30 जून से 3 साल पहले लूँ तो क्या होएगा? जुलाई से जून, जुलाई से जून, जुलाई से 3 कंप्लीटेड ईयर या मतलब जो अपने पास 3 कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर का पूरा अकाउंट्स अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे लेंगे। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट्स पिछले 3 साल के भी आपको दिए हुए हैं और उसकी डेथ कब हुई है स्वरूप की? 1 मई को। 1 मई मतलब 4 महीना किया ना इस साल में काम, जैन फेब मार्च अप्रैल मई में डेथ हो गई 1 मई को। शो द कैलकुलेशन ऑफ स्वरूप्स, पहले तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल और उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ एज वुड बी अपीयरिंग इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ लोन। तो ध्यान से देखिए, एक तो पहले हम स्वरूप का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक स्वरूप का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, हाँ या ना? कितना लेट मैडम है ना? मैं सच्ची देखो गाइस, तो बेटा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी टू सी दैट यू आर ओके। ज्यादा डर तो नहीं गई? ज्यादा तो टेंशन में नहीं आ गई? मेरे को तो बहुत डर लगता है इसमें, ऑनेस्टली बताता हूँ। आज मैं 7 बजे नीचे था, मैं आया ना तो वो ऑटो वाले ने कुत्ता था एक उधर से इतना बाजू से भगाया, वो कुत्ता भौंक भौंक के पीछे पड़ गया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची। फिर थोड़ा सा नीचे रुका, फिर ये एक स्टूडेंट आया, ये मेरे को लेके आया है। ठीक है चलो, ये वीडियो पे शेयर करके कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। क्या चाहिए? ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। यहां पे अरूप्स कैपिटल दिया है, स्वरूप्स कैपिटल दिया है। स्वरूप का कैपिटल कितना है गाइस? 60,000। देख रहे हैं सब लोग? तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। इजी। एक एक चीज करते हैं और फिर देखते हैं। रिजर्व कितना है गाइस? 45,000 है, तो 45,000 का भी उसको कितना मिलेगा? उसका जो शेयर है गाइस। अच्छा अभी यहां पे ध्यान से देखिए, लिखा कितना है? 45,000 इंटू 2/5। बट यार हमने तो सीखा यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 है, बट ये किसका था? अरूप का। ये किसका था? स्वरूप का था। और ये तो क्या है? रिजर्व है कि नहीं है? अब जब वो छोड़ के जा रहा है तो रिजर्व क्रिएट करने की आवश्यकता है क्या? तो 2 ही पार्टनर्स बचेंगे। कौन कौन? और मतलब 2 ही पार्टनर्स हैं एक्चुअली भी, बट 2 ही लोगों का रेशियो रेलेवेंट रहेगा। अब वो छोड़ के जा रहा है तो रिजर्व का 1/6 छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। वो तो बोलेगा कि हमने जो बनाया है टोटल उस पे तेरा और मेरा हिस्सा है। अब जो पास्ट के रूल्स थे वो जाने दे, हाँ या ना? तो हम दोनों के बीच में क्या है? 3:2 है कि नहीं है? टोटल कितने हिस्से हो गए? 5। तो स्वरूप को 2/5 मिलेगा। प्लीज बताइए, सबको समझा है? गाइस एम आई मेकिंग सेंस? ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। 3:2:1 में एक हिस्सा तो रिजर्व्स का था ना यार। अब वो रिजर्व का हिस्सा अब हम क्रिएट करेंगे क्या? नहीं। सिर्फ 2 जनों ने कंफर्म किया है, बाकी जनता तो उनका आपस का रेशियो 3:2 बना, तो यहाँ पे उसको 18,000 मिल गए। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश, ट्रेड पेबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अभी सवाल ये आता है कि 2-3 चीजें, एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट और एक गुडविल। देख लेते हैं कोई भी एक चीज। पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट देख लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए पिछले 3 सालों का एवरेज क्या है? 51, 39 और 45 का एवरेज लेना पड़ेगा। वर्किंग नोट देख लेते हैं गाइस। 51, 39, 45 बाई 3 कितना एवरेज आया बच्चों? 45।
टाइम बेस्ड है ये, तो 45,000 का कितना 4/12, 4 महीने इस साल काम किया ना, जैन फेब मार्च अप्रैल, 1 मई को डेथ हो गई, और फिर उसका 2/5, तो 6,000 देना है कि नहीं देना है, 6,000 देना है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय पीएनएल सस्पेंस 6,000। याद आया पीएनएल सस्पेंस लिखते थे इसके लिए, कोई डाउट? जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट देना था उसकी एंट्री क्या होती थी, पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट के अलावा शेयर ऑफ गुडविल भी है बच्चों। गुडविल के लिए भी क्या है, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो यहां पे पिछले 3 साल का एवरेज कितना आया, 45 इंटू 3 135, अगेन उसका 2/5 आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना आ गया 54 उसको दिया बाय अनूप्स कैपिटल, आएगा कि नहीं आएगा। 12वीं में गुडविल लिखते थे, याद है, गुडविल या कुछ ना कुछ और लिखते थे, यहां पे तो सीधा क्या लिखेंगे, अनूप्स कैपिटल, करेक्ट और नॉट। बस हो गया सम में, और कुछ है नहीं। उसके एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफर होएगा बच्चों, 138 बैलेंस किया, वो 138 यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया बाय स्वरूप्स कैपिटल, और ये 2 बैलेंस कैरिड डाउन हो गया 138, करेक्ट। इजी टफ, पक्का हो गया सम। क्या इजी, बहुत ज्यादा ही इजी था मेरे को तो लगता है। आई थिंक 4th वाला टफ होगा जो मैं आप लोगों को दे दूंगा करने में। हाँ 4th वाला लग ही रहा है, लंबा ही है बहुत सम। आप लोग प्लीज 4th सम करना स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। सबको 3rd कंफर्टेबल है, ऑनलाइन वालों को भी? वेरी गुड, चलिए स्टार्ट कीजिए गाइस। चलिए, काफी इजी सम, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मे बी सिर्फ थोड़ा लोगों को कैलकुलेशन में टाइम लगा होगा क्योंकि वर्किंग नोट्स हैं थोड़े। पार्टनरशिप डीड ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स PQR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1:1, और फिक्स कैपिटल कितने 30:12:8। जैसे फिक्स कैपिटल वर्ड पढ़ा मैंने, मेरे को समझ गया कि इसमें करंट अकाउंट होगा, करेक्ट। The partners are to be allowed interest at 8% on their fixed capitals, but no interest is to be allowed on undrawn profits or charged on drawings. Death पे goodwill कैसे compute होएगा, 2 years purchase of the average profit after charging interest for the 3 years up to 31st December preceding the death of the partner. इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 25,000 की हर पार्टनर की, और जिसका प्रीमियम कहाँ चार्ज कर दिया है, प्रॉफिट्स में। तो प्रीमियम को हमने एज एन एक्सपेंस दिखा दिया है। कल याद हो तो आपको एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का असेट है, उसका शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस वाले सम में क्या था, पार्टनरशिप के एक सम में, कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में असेट दिख रहा था, तो हमने क्या किया था, पीएनएल में उतना ट्रांसफर ही नहीं किया था, तो शेयर देने की जरूरत नहीं थी पार्टनर को। यहाँ पे क्योंकि हम सारे प्रॉफिट्स चार्ज ऑफ कर चुके हैं, सारे एक्सपेंसेस को चार्ज ऑफ कर चुके हैं, अब जो भी सरेंडर वैल्यू है वो गेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो गेन का उसको शेयर मिलेगा एज पर हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सरेंडर वैल्यू कितनी है, 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, उसको उसके प्रॉफिट्स का हिस्सा देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। That the share of partnership policy and goodwill be credited to a deceased partner as on 31st December following his death। तो 31st December को आई बिलीव ये सेटलमेंट करेंगे, एंड 31st December को ये अकाउंट्स क्लोज होते हैं। P 30th September को मर गया, उसके करंट अकाउंट में 5,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था, और ड्रॉइंग्स उसकी कितनी हो चुकी थी तब तक 30,000। एक अनडिस्क्लोज लायबिलिटी भी पता चली है 6,000 की 30 सितंबर को, जिसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करके पे ऑफ करेंगे, और पिछले सालों के प्रॉफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीस लीगल एयर एज ऑन 31st December 2020। इम्पैक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी प्रीवियस ईयर्स के लिए आपको क्या करना है, इग्नोर। तो ध्यान से देखिए, जब मैं बात करूंगा पी के कैपिटल अकाउंट की, तो पी के कैपिटल अकाउंट में बच्चों कितना बैलेंस है, 30,000, वो हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डू यू गाइज अग्री? करंट अकाउंट में याद है 5,000 का बैलेंस था, यहां पे लिखा था 5,000 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, वो भी लिख दिया। ड्रॉइंग्स कितने की थी बच्चों, 30,000, तो ये 30,000 डेबिट कर दिया। कोई डाउट इसमें?
अभी अगर पार्टनर मर ही गया है तो उसके सारे एडजस्टमेंट्स कौन से अकाउंट में होंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में ही होंगे कि नहीं होंगे? तो ये जो करंट का बैलेंस बचा 25,000, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने? पी के कैपिटल अकाउंट में, और ये यहां से यहां आ गया। प्लीज बताइए सबको समझा है? किस किस का ये पार्ट सही है? वेरी गुड। अपन जब भी कैपिटल करंट दोनों होता है और डेथ ऑफ अ पार्टनर है या रिटायरमेंट है, तो सिर्फ जो जैसे ड्राइंग्स जो करंट में ट्रांसफर हो चुका रहेगा उसके बाद सब कुछ कैपिटल में ही करता है। आप एक दो बार सम्स देख लीजिएगा घर पे जाके, आपको हो जाएगा। ऑनलाइन वाले गाइस किस किस का सही है ये पार्ट? एटलीस्ट एक ही जन का? ओके, दो। गुड गाइस, याद है ना ये सब हम इसी में करते हैं, सारे एडजस्टमेंट सब हम कैपिटल में ही करेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं एडजस्टमेंट्स को आगे लेके चलता हूं। 8% कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल। कैपिटल कितना है? 30,000। 30,000 का 8% 2,400 होता है। अभी कोई बोलेगा सर 30 सितंबर तक तो 1,800 होएगा, बट अगर आपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ी रहेगी ध्यान से, upon the death of a partner he is to be credited with share of profits, interest on capital etc calculated up to 31st December following his death। तो अगर किसी भी साल में मर जाएगा उस साल का उसको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, उस साल का पूरा प्रॉफिट्स का भी हिस्सा मिलेगा। ये पढ़ा था सबने ध्यान से? किस किसने इसके हिसाब से इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का दिया है? लोगों ने 9 महीने का ही दिया ना। इसीलिए कहीं पे स्टेटमेंट होता है अपन उसको ज्यादा भाव नहीं देते। जब मैंने ये पढ़ा था तभी मैं बोला था कि ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगा इस वजह से। फिर आगे चल के पता चला कि डेट ऑफ डेथ क्या है? 30 सितंबर है। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बताइए सबको ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है? इवन दो कोई ड्यूरिंग द ईयर मर गया, हम उसको इंटरेस्ट पूरे साल का देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी पूरे साल का देंगे। सबको समझा है? पक्का? अप टू 31st दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। गाइस क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। बाकी जनता जिनका जवाब नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो गाइस यहां पे वो दिया। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ये लॉजिक से तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए। लेट अस सी इन्होंने वर्किंग नोट में क्या दिखा रखा है, क्योंकि 4735 तो कम आता है। अच्छा हाँ सॉरी, कितना प्रॉफिट यहाँ पे है गाइस? 13,470 है कि नहीं है? 2020 का ईयर ऑफ डेथ कहा है ना, देख रहे हैं सब लोग? अभी उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे गाइस। वर्किंग नोट कैसा नजर आएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर कौन सा? 2020। उससे पहले के सालों का तो ऑलरेडी दे चुके होंगे कि नहीं दे चुके होंगे? कितना प्रॉफिट है? 13,470 है गाइस। अरे हाँ या ना? उसमें से क्या डिडक्ट करने को बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स का मिला के 50,000 है, उसका 8%, 4,000 हो जाएगा। 9470 का कितना परसेंट? 2/4। गाइस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है कि नहीं है? तो उसको 2/4 मिलेगा, दैट विल बी 4735। ये 4735 हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लीज बताइए सबको समझा है? गाइस प्रॉफिट का शेयर कैसे कंप्यूट किया, सबको पता चला? प्रॉफिट का शेयर हमने ऐसे कंप्यूट किया 13,470। और ये तो ना कोई एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर का बेस लेते हैं, प्रीवियस 3 साल का बेस लेते हैं। बट इस बार रूल क्या कह रहा है, अपनी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, कोई बीच में भी मर गया ना तो भी हम उसको उस साल का प्रॉफिट पूरा देंगे, है ना? पूरा देंगे मतलब पूरे प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले सालों को बेस लेके एस्टिमेट कर रहे नहीं है, हम करंट ईयर को खत्म होने दे रहे हैं। खत्म होने के बाद बोल रहे हैं अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, जो बचा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हाँ या ना? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो भी लेना है वो लो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब जगह अगर आप देखेंगे तो वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये सारे प्रॉफिट्स हैं बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखा कि नहीं देखा सभी बच्चों ने? मेक सेंस? आगे चलते हैं। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया,
फिर अभी गुडविल क्या कहता है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, बट उसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है, तो हम वर्किंग नोट में जाते हैं गाइस। पिछले 3 साल के प्रॉफिट कितने कितने हैं, 29,340, 26,470 एंड 8,320। देख रहे हैं कहाँ गया, ये रहा 29,340, 26,470 और 8,320, करेक्ट। 8,320 लॉस है, इसने यहाँ पे माइनस कर दिया भाई। प्रीसीडिंग 3 years ही लिया ना, करंट ईयर नहीं लिया, करंट ईयर ना लेके प्रीसीडिंग 3 years, प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ डेथ, समझा। तो 2020 में मरा तो 18, 19, 17, 19, 18, 17 सॉरी, समझा। तो उन तीनों का एवरेज कितना आया, 15,830, उनमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दिया 4,000 का। अब तुम चाहो तो तीनों साल का कॉलम बना के तीनों सालों में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करके फिर एवरेज ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है ना। आंसर तो क्या आने वाला है, सेम ही आएगा ना यार। यस, मैं जानता हूं तेरा सवाल ये रहेगा कि सर अप्रोप्रिएशन है तो होएगा कि नहीं होएगा, बट यस वी विल डिडक्ट एटलीस्ट गुडविल वैल्यूएशन के लिए, तो यस। क्योंकि उसका लॉजिक ये भी रहता है कि हम ना प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी देख रहे हैं, तो अगर कहीं और से वो कैपिटल रहता तो उतना इंटरेस्ट हो जाता। तो यहाँ पे 11,830 आ गया। 11,830 का गुडविल क्या है, 2 years परचेज है, 23,660 आ गया, आया ना। इंटू 2/4 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 11,830। कोई डाउट इसमें? ये वाला फिर भी अगर आपको ऐसा कोई टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट की नोट्स में कोई सम मिले ना, गवर्नमेंट क्या ICI की कोई मटेरियल में, तो एक बार चेक कर लेना कि जिस साल में लॉस था गुडविल कंप्यूटेशन में उसमें IOC डिडक्ट किया या नहीं किया। आई कंप्लीटली अग्री, इट मेक्स सेंस, बट जस्ट चेक के उसमें क्या असम्पशन दिया। मेरे हिसाब से डिडक्ट होएगा। हाँ नहीं, समझा सभी लोगों को? क्लियर? तो ये 11,830 हम जाएंगे और यहां पे इसको क्रेडिट कर देंगे बाय QNR करंट अकाउंट। देख रहे हैं सब लोग? हाँ, इजी। अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये भी कर दिया, गुडविल भी कर दिया। इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000 है यार पार्टनर की, है ना। ईच 25,000 ईच, कितने पार्टनर्स है, 3, तो टोटल कितना हो गया, 75,000 हो गया कि नहीं हो गया। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की कितनी है, 20% है, तो 15,000 हो गया कि नहीं हो गया। 15,000 का यार यहाँ पे उसको 17,500 कैसे दिया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, 25,000। अच्छा सॉरी, करेक्ट, माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं भूल गया था डेथ का समय। आई एम रियली सॉरी गाइस, ध्यान से देखिए, इस तरीके से नहीं होएगा, सॉरी। 25,000 की पॉलिसी पर पार्टनर ली है, सॉरी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने यहाँ पे मिस्टेक ये कर दिया, मैंने तीनों का सरेंडर वैल्यू ले लिया, जबकि पी का डेथ हुआ है तो उसका तो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों। रिटायरमेंट में क्या होता, तीनों का सरेंडर वैल्यू मिलता, बट डेथ है तो एक पार्टनर का तो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा गाइस। तो 25,000 है यहाँ पे, तो देखो वर्किंग नोट कैसे बनाया है, शेयर इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, है ना। पी का पॉलिसी कितने का है, 25,000 का, उसका हमको पूरा 25,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? क्योंकि पी की डेथ हो गई है ना, तो पॉलिसी क्या हो गई, मैच्योर हो गई, तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, है ना। गाइस अग्री करते हैं, जो भी सम अश्योर्ड है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें पी के केस में। और क्यू और आर, क्योंकि अभी भी जिंदा है, उनकी पॉलिसी 25-25 मिला के कितने की हो गई, 50,000। वो 50,000 का कंपनी को सिर्फ कितना परसेंट मिलेगा, 20%, दैट इज द सरेंडर वैल्यू, है ना। तो उधर हमें 10,000 मिलेगा, कंपनी को टोटल कितना मिलेगा, 35,000, उसका कितना 2/4, यानी 17,500 किसका हिस्सा हो जाएगा, पी का हो जाएगा। प्लीज बताइए, सबको समझा है? अच्छा, ऐसा मत सोचना कि पी की पॉलिसी का पूरा पीक हो जाएगा, बाकियों की पॉलिसी का हिस्सा जाएगा, ऐसा नहीं। जिस भी पॉलिसी से जो भी पैसा आ रहा है, चाहे मैच्योरिटी वैल्यू चाहे सरेंडर वैल्यू, वो टोटल होके सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, क्योंकि जब प्रीमियम भरा तो वो फर्म ने भरा ना यार,
खर्चा फर्म ने बेयर किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब पार्टनर्स ने बेयर किया, तो डिस्ट्रीब्यूट भी वैसे ही होएगा। प्लीज बताइए क्लियर है सभी लोगों को? मैंने गलती से मिस्टेक क्या कर दिया, मैं भूल गया कि ये डेथ का समय और मैंने तीनों का सरेंडर वैल्यू ले लिया था पहले, तो ये 17,500 आ गया, हाँ या ना? आगे चलते हैं। सब में ये वाला 0.4 भी कंसिडर हो गया है, 0.5 भी कंसिडर हो गया है कि 31 दिसंबर को होएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था 6,000 का। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? कम टू पीएनएल एडजस्टमेंट 3,000, हाँ या ना? क्यों 3,000? क्योंकि टोटल लाइबिलिटी 6,000 है, उसका शेयर सिर्फ कितना है? 2/4 होएगा कि नहीं होएगा? और बैलेंस करके उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होएगा 38,465, जो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और फिर बैलेंस कैरिड डाउन में भी, कैरिड डाउन है सॉरी, यहाँ पे कैरिड डाउन में भी कितना आ जाएगा? 38,465। प्लीज बताइए समझा है? तो इस सब में इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे अच्छी लगी, अगर किसी बच्चे को याद रखना हो तो प्राइमरीली एक वो वाला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट्स का शेयर अप टू 31 दिसंबर दिया जाएगा। क्या होता है, हम काफी बार वर्ड्स पे उतना ध्यान नहीं देते कि क्या लिखा है, अपन नंबर्स कहाँ पे दिए हुए हैं उसी पे फोकस करते रह जाते हैं सब में, और यहाँ पे ट्रिक पूरी उधर ही दे दी थी, समझ रहे हो? तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहना, समझा? तो ये वाला जो था ना, ये 2400 और 4735 आया इंस्टेड ऑफ 1800 एंड जो भी प्रोपोर्शनेट वैल्यू होती, समझे सब लोग? तो ये दो चीजें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो गई सब में। बाकी तो यार सब स्टैंडर्ड ही है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का तो ठीक है, ध्यान रहना चाहिए आपको एग्जाम में कि जिसकी डेथ हुई है उसका क्या मिलेगा? मैच्योरिटी वैल्यू। सबको पता है ना लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, मर गया तो उसका मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा जो उसका सम अश्योर्ड था, वरना सरेंडर वैल्यू, समझे? दैट्स इट। इसी के साथ हमारा रिटायरमेंट डेथ समाप्त हो गया। अब हम जाएंगे इशू ऑफ शेयर्स की ओर। डिसोल्यूशन एज आई सेड, क्योंकि लंबा टॉपिक है, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स में 2-3 ही समय वील फिनिश इट ऑफ, एंड इन फैक्ट इवन ट्राई टू डू इशू ऑफ डिबेंचर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं ईमानदारी से लोगों से पूछना चाहूंगा, कितने लोग 12th स्टैंडर्ड का वो इशू ऑफ शेयर्स का रिवीजन का वीडियो देख के? हाँ किया, ठीक है। ऑनलाइन बताइए, जियांश देख के आया, बाकी ईशा ने देखा है, और हाँ ध्रुवन ने देखा है, बाकी जनता ठीक है, रुद्र लब्धि ठीक है, 4-5 लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। आई होप आपने सम फॉर्म ऑफ रिवीजन किया है, इस भरोसे नहीं आए हैं कि हमने 12th में दिया था, ठीक है ना? दिया है रिसेंटली है, मैं डिनाई भी नहीं करता, बट इट्स ऑलवेज सेंसिबल। चलो स्टार्ट करते हैं। Delimited issued 2 lakh equity shares, 2 lakh shares of ₹100 each at a premium of ₹20 per share payable as follows. 20 on application, 50 on allotment. बना ले अपना थोड़ा सा वर्किंग स्टार्ट कर दे इसमें। इशू ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन पे कितना रुपए है बच्चों? 20। अलॉटमेंट पे कितना है? 30 plus 20, this is face value plus premium gives you issue price, हाँ या ना? फिर फर्स्ट कॉल पे 30, सेकेंड कॉल पे 20, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल 30 20, 100 plus 20 gives you 120, okay? Applications were received for 3 lakh shares and pro rata allotment was made to applicants of 2,40,000. Money money excess received on application of 2,40,000 shares was employed on account of somebody on allotment as part of share capital. E to whom 4,000 shares were allotted failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. F, the holder of 6,000 shares failed to pay the 2 calls and his shares were forfeited after the second call. Of the forfeited shares, 8,000 were reissued to G at a discount of 10%, the whole of E shares being reissued. मुझे लग रहा है ये इतना हलवा सम है ना, इतना हलवा, मतलब मैं नहीं कहूँगा एकदम ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, बट इट इज ईजी बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस दैट वी हैव डन फॉर इशू ऑफ शेयर्स। तो अगर मैं इसका वर्किंग नोट बनाने जाऊं तो एप्लीकेशंस कितने क्या हैं बच्चों?
3 लाख शेयर्स के, करेक्ट। अब इसको कितनी कैटेगरीज में बांटेंगे, एक प्रोरेटा और एक थोड़ा दूर जाके लिखता हूं रिजेक्टेड, करेक्ट, हाँ या ना। प्रोरेटा कितना, 2,40,000 के एप्लीकेंट्स को हम अलॉट कितने कर रहे हैं, 1 लाख इशू करना चाहते हैं क्या हम, 2 लाख इशू करना चाहते हैं हम। और यहां पे बैलेंस 60,000 को हम कितना दे रहे हैं, ठेंगा, राइट गाइस। तो यहां पे इनका 40,000, यहां पे 60,000, दिस इज एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, हाँ या ना, विल गिव अस देयर एक्स्ट्रा मनी। 20 रुपीज है कि नहीं है, तो गाइज ये कितना आ गया, 8 लाख आ गया, ये कितना आ गया 12 लाख। ये जो 8 लाख है इसको हम क्या करेंगे, जस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। पहले चेक करना पड़ेगा इनका अलॉटमेंट का पैसा कितना है गाइज। अभी इनको 2 लाख शेयर्स मिले हैं और 50 रुपया, तो 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में से तो 8 लाख आराम से एडजस्ट हो सकता है, हाँ या ना। और इसका 12 लाख हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिफंड, करेक्ट। अभी मैंने ऊपर थोड़ी सी जगह कम कर दी, बट अगर मैं बात करूं मिस्टर ई की, जिसको 4,000 शेयर्स अलॉट किए थे, अगर ई को 4,000 शेयर्स अलॉट किए थे, मैं ई का कॉलम एक यहां पे भी बना रहा हूं, 4,000 अलॉट किए, मतलब उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 4,800 के लिए, है ना। तो 800 एक्स्ट्रा पे उसने 20 रुपया, 16,000 रुपया एक्स्ट्रा उसने पे कर रखा था कि नहीं पे कर रखा था, तो उसका अलॉटमेंट का 16,000 रुपये हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं भरा, बट अलॉटमेंट मनी में पूरा डिफॉल्ट होगा क्या, पार्शियल डिफॉल्ट होगा, क्योंकि 16,000 मिल चुका है हमें एक्स्ट्रा, इसीलिए ये वर्किंग बनाया, समझे ना। ये ई का कॉलम सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई ये जानने के लिए कि उसने अलॉटमेंट का कितना पैसा ऑलरेडी भर दिया है, सब समझ रहे हैं अच्छे से। अब यहां पे अगर मैं ई की बात करूं तो ई ने ये भरा, ये नहीं भरा, और फर्स्ट कॉल पे नहीं भरने के बाद हमने बोला चल भाग जाए इधर से, हाँ या ना। अगर मैं बात करूं एफ की, तो एफ ने 6,000 शेयर्स का होल्डर है, फेल टू पे द 2 कॉल्स। एफ के लिए पता है मैं यहां पे वर्किंग क्यों नहीं बना रहा हूं, ये वाले कॉलम में एफ क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि एफ का डिफॉल्ट अलॉटमेंट में है ही नहीं। एफ ने अलॉटमेंट तो पूरा भरा है ना यार, एफ का डिफॉल्ट जाके कहां पे है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे, तो यहां पे फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ ने ये भरा, ये भरा, ये नहीं भरा, ये नहीं भरा, और इस स्टेज पे उसके शेयर्स को हमने फोरफिट किया, राइट और रॉन्ग गाइस। सॉरी मेरे पास राइट हैंड साइड पे जगह नहीं थी, तो मैंने एफ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, चलेगा ना, सबको समझा ना। मैं वर्किंग नोट लिखने का आपको टाइम दे दूंगा, घबराइए नहीं, बट पहले मुझे ये जानना है सबको समझा है क्या। ऑनलाइन भी सब लोग बताइए कि मैंने जो वर्किंग नोट्स में क्रिएट किया है अभी तक वो सबको समझा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 बच्चों का जवाब आया है बस, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। अगर अभी मैं सम की बात करूं तो सम स्टार्ट कैसे होएगा, पहले तो एप्लीकेशंस कितने हैं, 3 लाख, 3 लाख शेयर्स पे कितना रुपया आएगा 20, तो 60 लाख रुपीज आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर्स कहीं मेंशन किया था क्या, कहीं पे भी गाइस इक्विटी शेयर्स मेंशन किया था क्या, तो सिर्फ शेयर्स लिख देना, एक बार मॉड्यूल में देख लेना ना कि अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इक्विटी अज्यूम करते हैं क्या। 12th के लिए मैं हमेशा कैसे प्रेफर करता हूँ, बोला है तो लिखो, वरना नहीं बोला है तो सिर्फ शेयर लिख दो, समझे। बट ये मैं भी जानता हूँ जनरली इक्विटी शेयर्स ही इशू होते हैं, बट ठीक है चलेगा। सीसीपीएस भी आजकल ये लोग बहुत इशू करते हैं, प्राइवेट कंपनीज। 3 लाख शेयर्स थी, 3 लाख एप्लीकेशन इंटू 20, 60 लाख आ गया। जितने से क्रेडिट किया उतने से ही एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया कि नहीं कर दिया। 2 जेन्यून शेयर्स कितने हैं, 2 लाख इंटू 20, वो कहां चले गया
कैपिटल में, और हमने वर्किंग नोट में से देखा कि 8 लाख रुपया किस में जाएगा बच्चों और 12 लाख रुपया किस में जाएगा। तो 8 लाख रुपया हमने लिखा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 12 लाख हमने लिखा टू बैंक जो हमने रिफंड कर दिया है या ना। प्लीज बताइए इजी और टफ? क्वाइट इजी। आगे चलते हैं, अभी हम कौन सा पैसा मांगेंगे। अलॉटमेंट में कितना रुपया है, 50 रुपए, जिसमें से 30 रुपया फेस वैल्यू, 20 रुपया प्रीमियम। तो जब मांगेंगे 1 करोड़ का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का एसेट बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा उसमें से 2 लाख इंटू 30 एंड प्रीमियम कितना होगा 40 लाख, हाँ या ना? जब पैसा रिसीव करने जाएंगे तो 1 करोड़ में से 8 लाख तो ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो अब यहां पे अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट होने वाला है 92 लाख से। डू यू गाइज अग्री? अरे हाँ या ना? अब कितना पैसा नहीं आएगा अभी वो देखो, वो अपन अपने वर्किंग नोट में बनाते हैं। ई ने 16,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया हुआ था, करेक्ट। अभी ईज अलॉटमेंट मनी कितना होगा गाइज? ई के पास कितने शेयर है, 4,000 है कि नहीं है। 4,000 पे कितना रुपया, 50 रुपया, तो 2 लाख हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना? ई का अलॉटमेंट मनी है 2 लाख, उसमें से लेस ऑलरेडी पेड, जो उसने एडवांस 16,000 भर रखा है, तो उसका कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा बच्चों 1,84,000 होगा कि नहीं होगा। सबको समझा कि नहीं समझा? हमें उससे 2 लाख रुपया लेना था अलॉटमेंट पे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा, बट डिफॉल्ट पूरे 2 लाख का होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसने 16,000 एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा भर दिया था कि नहीं भर दिया था। तो डिफॉल्ट कितने का होगा बच्चों 184। प्लीज बताइए सबको अच्छे से समझा है? हाँ, ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट कैसे डिटरमाइन किया, सबको समझा है क्या? ओके अभी 184 का कॉल्स इन अरियर्स है, 92 लाख में से 184 नहीं आया तो कितना आया 90,16,000। डू यू गाइज अग्री? पक्का? आगे जाते हैं। अभी हम कौन सा कॉल करेंगे, 2 लाख शेयर्स पे कितना रुपया मांगेंगे 30 रुपया, क्योंकि फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज है कि नहीं है बच्चों। अभी फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट इसके 6,000 का भी है एफ के, इसके 4,000 का भी है, तो टोटल डिफॉल्ट कितने शेयर्स का हो गया 10,000 पे कितना रुपया नहीं आएगा, तो 3 लाख रुपया कम आएगा कि नहीं आएगा। और कोई पहले का एक्सेस तो पड़ा, तो 60 लाख मांगा, उसमें से कितना आया 3 लाख क्या हो गया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जितने से क्रेडिट डेबिट किया था उतने से क्रेडिट करके खत्म, आया ना। अभी फर्स्ट कॉल जैसे ही खत्म हुआ हमें याद आया हमें शेयर्स फॉरफीट करने, किसके शेयर्स फॉरफीट करने ई वाले। ई के कितने शेयर्स थे बच्चों 4,000, हाँ या ना। एंट्री क्या होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार, हाँ या ना। फेस वैल्यू अभी तक कितना मांगा है हमने 20, 30, 30, 80 मांगा है कि नहीं मांगा है। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 80, 3,20,000 हुआ कि नहीं हुआ। अरे हाँ या ना। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड, अभी इसका मिस्टर ई का जो अलॉटमेंट का पैसा था 2 लाख, उसमें फेस वैल्यू था कितना 1.2 लाख और 80,000 था सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ या ना। 4,000 शेयर्स पे 30 रुपया फेस वैल्यू और 4,000 शेयर्स पे 20 रुपया प्रीमियम, हाँ या ना। सिर्फ 16,000 आया है, तो 16,000 किस में से आया होगा फेस वैल्यू में से, तो प्रीमियम पूरा का पूरा आना, जो भी पहले का एक्स्ट्रा पैसा रहता है हम किस में एडजस्ट करते हैं पहले फेस वैल्यू में, राइट है। तो अभी गाइज यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ प्रीमियम रिवर्स करना है तो पूरा 80,000 रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमको रिसीव हुआ नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस?
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2 शेयर फॉरफीचर बाद में देखते हैं। 2 कॉल्स इन अरियर्स कितना आएगा? कॉल्स इन अरियर्स ध्यान से देखिए, ये 184 का तो अलॉटमेंट का। गाइज अगर मैं ई का कॉल्स इन अरियर्स की बात करूं तो अलॉटमेंट का कितना 184 आना बाकी है, और फर्स्ट कॉल का उसके कितने शेयर्स हैं 4000 इंटू 30, 1,20,000 बाकी है कि नहीं बाकी है? तो टोटल मिला के 3,04,000 हो गया कि नहीं हो गया? डू यू गाइज अग्री? उसका टोटल कितना बाकी है? 3,04,000। तो 3,04,000 हमारा टोटल कॉल्स इन अरियर्स है। गलती से ना जाके जर्नल एंट्री का सारा कॉल्स इन अरियर्स डेबिट मत कर देना, क्योंकि उसमें तो एफ का भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 3 लाख में कुछ हिस्सा एफ का भी था कि नहीं था? अगर एक ही डिफॉल्ट वाला होता तो मैं आज तक कॉल्स इन अरियर्स का टोटल ले लेता, बट वैसा मैं अभी कर सकता नहीं हूं। तो बैलेंसिंग फिगर मुझे 96,000 मिला जो हमने हड़प लिया। अगर ये 96,000 को आप और वे में क्रॉस टैली करना चाहो तो इट इज नथिंग बट जो फेस वैल्यू आया 4,000 शेयर्स पे 20 रुपये 80 प्लस 16,000 रुपये अलॉटमेंट का जो हमने हड़पा उसका। या ऐसे सोचो 4,800 शेयर्स पे उसने 20 रुपया भरा होगा, दैट इज 96,000 जो हमने हड़प लिया है या ना। यार ये लोग का ना वर्किंग करने का मेथड अलग है, मैं प्लीज बोल रहा हूँ ये वर्किंग का मेथड इग्नोर कर दे बेटा, तू मेरे मेथड से जा, ठीक है ना। देख तेरे को जो सिखाया है पूरे साल अब वो कर। गाइस प्लीज इनका मेथड इग्नोर कर दीजिए अमाउंट्स कंप्यूट करने का। इसलिए देखो मैं इतनी मेहनत करके सब वर्किंग नोट्स तो बना के लिख रहा हूँ, और सुंदर ही लिख रहा हूँ, मतलब आप समझ पाएंगे बाद में, मैं आपको कॉपी करने का टाइम भी दे दूंगा, ठीक है। मानते मैं पूरा एफर्ट इसमें तो ले रहा हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। वील गो फॉर द सेकेंड कॉल। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल का पैसा मांगेंगे, सेकेंड एंड फाइनल लिखना है, भूलना मत। बट अभी 4,000 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए 2 लाख में से, तो अब शेयर्स कितने बचे हैं बच्चों? 196 पे कितना आएगा? 39,20,000 आया ना। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें से 6,000 शेयर्स के मिस्टर एफ ने नहीं भरा, तो बैंक में कितने शेयर्स का पैसा आएगा? 1,90,000 का 38 आया आउट ऑफ 3920, तो 1,20,000 क्या हो गया मेरा? कॉल्स इन अरियर्स। क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स। अभी जब इसके शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो इसका अभी तक का कॉल्स इन अरियर्स कितना है वो भी देख लेते हैं ना। एफ का कॉल्स इन अरियर्स कितना है? फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल है ना। 6,000 शेयर्स पे 30 रुपया, 6,000 शेयर्स पे 20 रुपया, ये 180, ये 120, टोटल 3 लाख रुपया हो गया कि नहीं हो गया उसका कॉल्स इन अरियर्स? मानते कि नहीं मानते हैं? तो ये देखो अभी जब उसके शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो कैपिटल की लायबिलिटी हम कम कर देंगे। 6,000 शेयर्स पे 100 रुपीज, दैट इज 60 लाख। डू यू गाइस 6 लाख आएगा ना? ये 6 लाख आना चाहिए क्या? 6 लाख, एक जीरो सब जगह एक्स्ट्रा हो गया गाइस, ये तो पूरी कंपनी को ही फॉरफिट कर दिया है, ठीक है। 6 लाख आएगा। 2 शेयर फॉरफीचर, पहले तो 2 कॉल्स इन अरियर्स 3 लाख हमने कंप्यूट किया साइड में, बैलेंसिंग फिगर 3 लाख रुपया ये हो गया। कोई बोलेगा सर ये 3 लाख रुपया कंप्यूट करने का दूसरा तरीका जो हड़पा है वो सिंपल है। 6,000 शेयर्स पे उसने कितना कितना भरा? 20 और 30 रुपया भरा ना फेस वैल्यू का, 6,000 इंटू 50, 3 लाख हो गया। प्लीज बताइए सबको समझा है? हाँ या ना? क्लियर? ऑनलाइन वालों को समझ गया क्या पूरा सम? ऑनलाइन वाले वर्किंग नोट कॉपी करना स्टार्ट करेंगे क्या बच्चों? गाइस मैं एक एक वर्किंग नोट प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, धीरे धीरे स्क्रॉल कर दूंगा। पहला वर्किंग नोट है, आपको उसमें सिर्फ एक थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, एफ को मैंने थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया है, थोड़ा जगह कम होने की वजह से, वरना एफ का कॉलम भी राइट में आता। मानते हो कि नहीं मानते हो? वो एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, बट अपॉलॉजीज फॉर दैट। यार लोग क्लास में नहीं आ रहे, ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं ना, मेरे को टॉन्ट मारने में मजा नहीं आ रहा। अभी क्या इस चेहरे देख के मैं थोड़ा बेइज्जती करता हूँ तो मेरे को ज्यादा मजा आता है, तो थोड़ा ऑफलाइन आओ यार।
कल का वीडियो नहीं शेयर हुआ अभी तक? हाँ, कल का वीडियो, हाँ नहीं हुआ है, मैं बोलता हूँ निर्णय शेयर करने को, नहीं हुआ है यार। बट मैं एक रेकमेंड करूँगा प्लीज़, अभी के सब लेक्चर सब लोग लाइव ही अटेंड कर लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। लिख लिख मैं कर दूंगा। इस सम की भी रीइशू की एंट्री बाकी है, सॉरी मैं मिस कर गया, करवाता हूँ। गाइज वो वहाँ पे मैंने अलॉटमेंट मनी 1 करोड़ सिर्फ इस वजह से लिखा है देखने के लिए कि मेरा अलॉटमेंट का पैसा 8 लाख से ज़्यादा है या नहीं, तो वो पर्पस समझ गए ना। और यहाँ पे भी ये 2 लाख को स्प्लिट हमने फेस वैल्यू और इसमें इसलिए किया है देखने के लिए कि जो 16,000 एक्स्ट्रा है ऑलरेडी पेड, उसको सेट ऑफ किस में करना है। अगर 1,20,000 से ज़्यादा एक्स्ट्रा होता तो 1,20,000 पहले किस में सेट ऑफ होता, फेस वैल्यू में, और फिर बचा हुआ किस में सेट ऑफ होता, प्रीमियम में। तो उतना आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिवर्सल कम भी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे सब लोग ये बात? डन।
गाइज अभी सम में आगे क्या बोला है कि टोटल अभी फोरफिट कितने हो गए, 4000, 6000, 10,000 शेयर्स फोरफिट हो गए। उसमें से हम कितने रीइशू कर रहे हैं, 8000 जी को, जिसमें से ई के सारे शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं। तो पहले वापस से एक मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ता है गाइज ऐसे केस में, विच इज शेयर फोरफीचर अवेलेबल, करेक्ट। ई का कितना है गाइस, कितना हमने, अच्छा अपन ने फोरफीचर की एंट्री पास करी थी ई की। ई का कितना पैसा हड़पा था हमने, 96,000, याद आया। तो ई का 96,000 पूरा अवेलेबल रहेगा क्योंकि उसके तो सारे शेयर्स रीइशू हो गए। एफ के केस में उसके 6000 शेयर्स फोरफिट किए, बट अभी रीइशू कितने हो रहे हैं, टोटल 8000। 8 में से 4000 अगर ई के हैं तो एफ के कितने हुए, 4000 ई हुए कि नहीं हुए। तो गाइस एफ के केस में हम क्या बोलेंगे, हमने कितना पैसा फोरफिट किया था एफ का, 3 लाख फोरफिट किया था, याद आया। तो 3 लाख में से इंटू 4000 डिवाइड बाय 6000, सिर्फ 2 लाख रुपीज अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वर्किंग नोट का लॉजिक क्या है कि हमने इवन दो शेयर्स रीइशू किए, हम पूरा शेयर फोरफीचर तो यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े शेयर्स रीइशू होने बाकी हैं। 10 में से हम 8 रीइशू कर रहे हैं, जिसमें से 4 ई के हैं, तो ई का पूरा शेयर फोरफीचर अवेलेबल हो गया। बट एफ का क्या है, सिर्फ 4000 रीइशू हो रहे हैं आउट ऑफ 6000। तो हमारे पास टोटल कितना है, 296, करेक्ट। दिस इज शेयर फोरफीचर अवेलेबल। उसमें से लेस डिस्काउंट जो मैं दूंगा वो लेस करेंगे, तो जो बैलेंस रहेगा वो क्या होएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। याद आया सब लोगों को इसके बारे में। अभी कितना डिस्काउंट दिया है हमने, 10% बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। 8000 शेयर्स पे 100 रुपया मतलब 8 लाख। 8 लाख का 10% 80,000 होता है कि नहीं होता है। ये चाहिए तो एंट्री भी देख लो, री इशू की एंट्री कैसे होगी, 8090 रुपया। बैंक में कितना आएगा बच्चों, 720। बट कैपिटल में कितना क्रेडिट होएगा, पूरा 8 लाख। 80,000 रुपया डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया। उस डिस्काउंट को हम कहां डेबिट करेंगे, शेयर फोरफीचर। तो यहां पे मैंने लिखा लेस 80,000, तो कितना बचा, 2,16,000 कहां ट्रांसफर होएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये रहा एंट्री, 2,16,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। कोई डाउट है इसमें, हाँ या ना। बचा हुआ 1 लाख एफ वाला अभी भी शेयर फोरफीचर में रहेगा टिल द शेयर्स बैलेंस 2,000 शेयर्स ऑफ एफ आर रीइश्यूड। कोई डाउट इसमें, इजी गाइस। ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए ये भी समझा है क्या, और समझ गया तो ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो। I'm not saying we will 100%, but we will try to finish accounts का revision before 31st March. ठीक है guys, online भी I'm not saying 100%, but yes, I will try my level best कि next week में मैं 3 लेक्चर और ले लूँ, और next week में तो I guess टाइम भी बढ़ा देंगे वापस से। तो दो लेक्चर भी मिलेंगे 3-3 घंटे के, तो आई थिंक आई विल बी थ्रू। कल मेरा नहीं है ना, कल क्या है, इको। कितने घंटे, और फिर टेस्ट। लड़कों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस साल का तो आईपीएल इग्नोर ही कर दीजिएगा। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो यार सीए ही नहीं बन पाया क्रिकेट की वजह से, बट वो अफोर्ड कर सकता था। उसके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस था, मैं स्मार्ट है लड़का, बट क्रिकेट का इतना बड़ा फैन है। तो मैंने जैसे मई 2023 में दिया एग्ज़ाम, मई 2023 क्या, मई 2013 में एग्ज़ाम दिया,
उसने भी उसी के आसपास का भी दिया। तो मैं एक बार गया उससे मिलने, तो उसके 3-4 अटेम्प्ट से क्लियर नहीं हुआ था। तो मैंने बोला यार ये पहला नवंबर अटेम्प्ट में क्यों नहीं क्लियर किया? तो बोलता है वर्ल्ड कप था। फिर मैं बोलता हूँ मई में, तो बोलता है आईपीएल था। फिर उसके अगले में चैंपियंस ट्रॉफी था। मतलब ऐसा कुछ रीज़न उसने मेरे को बताया। और फिर मतलब घर पे भी मतलब ऐसे सोशल आदमी भी है काफ़ी। वो नखरा चलता है इसलिए बिकॉज ही कुड अफोर्ड इट। बाप का बिजनेस है, बाप ने घर दिया रहने को मस्त। लड़का मेहनत करता है, मतलब ही डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर हिज बिजनेस। बट उसको पता था कि चलो मेरे को सीए करके उतना लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को संभालना ये बिजनेस ही है जिसमें सीए का इतना रेलेवेंस नहीं है। तो आफ्टर अ स्टेज जब नहीं हो रहा था तो उसने बहुत जान नहीं डाली, मैं ऐसा कहूँगा। पढ़ाई की होगी, नॉलेज होगी, बट वैसा एकदम एफर्ट नहीं डाला। बट उसको भी वो कहीं ना कहीं तो रिग्रेट होगा कि एक अटेम्प्ट भी मैं थोड़ा सा शांति से सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस कर लेता तो शायद डिग्री भी होती। डिग्री होने से एक सिक्योरिटी तो आ जाती है कि नहीं आ जाती। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रेकमेंड करूंगा, प्लीज़ कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए आईपीएल को। मैं अभी से आपको बता देता हूँ आईपीएल का क्या कंक्लूजन होएगा। आरसीबी नहीं जीतेगी, नो मैटर व्हाट। आई होप ऐसा ही हो। आरसीबी जीत जाएगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। वैसे भी विराट कोहली कैप्टन नहीं है तो आई कैन स्टिल, इट्स ओके। चलो लेट्स गो अहेड। प्रश्न क्रमांक 2। काफी लड़कियां ऑनलाइन एग्जिट ही कर देंगी मतलब विराट कोहली को कुछ बोला। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares of ₹100 each at 20% premium as under एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 70 और नीचे 30। तो यार ये 50 + 20 होगा कि नहीं होगा? The allotment resolution was passed on 1st September and first call was made on 1st December. Mr. A holding 200 shares has failed to pay the allotment money and call money, and Mr. B holding 400 shares failed to pay the call money. ठीक है, all the shares were forfeited on 31st Jan 2011, of which 500 shares were reissued on this. Appropriate dates और नरेशंस के साथ दिखाओ। सॉरी, जर्नल एंट्रीज दो पहले तो, और फिर बैलेंस शीट के आइटम्स भी दिखाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। मिस्टर ए जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स। देख रहे हैं सब लोग? उन्होंने अलॉटमेंट भरा, ये नहीं भरा और ये नहीं भरा। मिस्टर बी जिनके पास कितने शेयर्स हैं? 400। ये भरा, ये भरा, ये नहीं भरा, और दोनों का इसी मतलब पूरे कॉल्स होने के बाद ही फॉरफिट किया है। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग एंट्रीज कैसे हैं। पहले तो 10,000 शेयर्स पे 20 रुपये आएगा एप्लीकेशन का। 2 लाख बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई डाउट गाइस? अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे 10,000 शेयर्स पे 70 रुपीज, 7 लाख रुपीज मांगेंगे, जिसमें से 5 लाख रुपया कैपिटल का, 2 लाख रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम का। करेक्ट? कितने? एक 200 शेयर्स पे नहीं आया 70 रुपया, मतलब 14,000 रुपया नहीं आया कि 1,400 रुपया नहीं आया? 14,000 नहीं आया। तो 686 आया। 14,000 कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7 लाख। हाँ या ना गाइस? मैं थोड़ा भगा रहा हूं बट सबको समझ रहा है? ऑनलाइन वालों को ये वाला सम चल रहा है सबको अभी तक मेरे साथ साथ? ठीक है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा 10,000 शेयर्स पे 30 रुपया, 3 लाख रुपया। अभी इसमें से कितने शेयर होल्डर से पैसा नहीं आया? 200 और 400, 600। 600 पे 30 रुपया मतलब 18,000 कमाया कि नहीं आया? तो आया कितना? 2,82,000, 18,000 कॉल्स इन अरियर्स और ये 3 लाख रुपया। डेट सब देख लो। एप्लीकेशन की पैसा आने की डेट थी 31 जुलाई। अलॉटमेंट का फिर ये 1 सितंबर को हमने अलॉटमेंट किया है कि नहीं किया है? तो यहाँ अलॉटमेंट की डेट 1 सितंबर, मतलब एप्लीकेशन को भी कैपिटल में ट्रांसफर किया और अलॉटमेंट का पैसा मांगा। अलॉटमेंट का रिसीव करने की डेट 30 सितंबर। हाँ या ना? फर्स्ट कॉल कब किया? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को किया और रिसीव किया 31 दिसंबर को। फोरफिट कब किया है बच्चों? 31 जैन, अगले साल के जैन एंड में। करेक्ट? कितने शेयर्स पे? अभी 2 अलग अलग कैटेगरीज है तो उन्होंने देखो 2 अलग अलग फॉरफीचर की एंट्री पास करी है।
पहले उसने 200 शेयर्स फोरफीट करे, किसके? मिस्टर ए के। अरे है ना, 200 इंटू 100 फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार, तो पूरा 20,000 आ गया कि नहीं आ गया? मिस्टर ए ने तो प्रीमियम का पैसा भरा नहीं है, तो हम उसको भी डेबिट कर देंगे। 200 इंटू 20 4,000। 2 कॉल्स इन अरियर्स, मिस्टर ए के लिए कॉल्स इन अरियर्स कितना है? ये 70 और ये 30, 100 रुपया भरना बाकी है। इसमें क्या है, कुछ एक्सेस वैक्सेस नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं है? तो कितना भरना बाकी है? 20,000। तो कितना भरा होगा उसने? 4,000। ये 4,000 आप चेक भी कर सकते हैं, 200 इंटू 20 रुपया जो एप्लीकेशन का उसने भरा है ना। अभी अगर मैं मिस्टर बी की बात करूं तो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू पूरा 100 40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस बेचारे ने अलॉटमेंट का पैसा तो भर दिया था। अरे हाँ है ना, तो वो डेबिट होगा नहीं। 2 कॉल्स इन अरियर्स कितना है उसका? 400 शेयर्स पे 30 रुपया, मतलब 12,000 बाकी है, तो शेयर फॉर फीचर कितना हो गया? 28,000। 28,000, या इसको कैसे बोल सकते हैं? फेस वैल्यू फोरफीटेड, हाँ या ना? चेक कैसे करेंगे? 400 शेयर्स पे कितना हड़पा है हमने? 20 रुपया यहाँ पे और 50 रुपया यहाँ पे, फेस वैल्यू का। प्रीमियम का मत देखना क्योंकि वो तो प्रीमियम में ट्रांसफर हो गया। करेक्ट और नॉट? अरे हाँ या ना? अभी फिर हमने क्या किया, इसमें से 500 शेयर्स को रीइश्यू किया, कितने में? 110 में। करेक्ट, बट कुछ बोला नहीं है। 500 शेयर्स ठीक है, 500 शेयर्स 100, अच्छा प्रीमियम में इशू किया है, बट फिर भी शेयर फॉर फीचर का देखना पड़ेगा। 500 इंटू 110 55,000 आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000। अभी इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे किया गया, ये बताया नहीं है ना। ये 500 शेयर्स किसके हैं? देखो अपने पास फोरफीटेड कितने थे? ए के 200, बी के 400, तो टोटल 600 फोरफीटेड थे, उसमें से 500 रीइश्यू किए। जैसे पिछले सब में क्या बताया था, ई का पूरा कर दिया है और बैलेंस एफ का। इधर कुछ बताया है क्या? तो मैं क्या अज्यूम करूं, ए का पूरा या बी का पूरा? ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करते अपन ने। यहाँ पे देखो कैसे किया है, हमने इसका 28,000 फोरफीट किया था, किसका? बी का, और 4,000 ए का फोरफीट किया था। टोटल कितना हो गया बच्चों? ये 32,000 टोटल हमने कितने शेयर्स पे फोरफीट किया है? 600 पे। तो 400 शेयर्स 500 शेयर्स जो अभी रीइश्यू कर रहे हैं उसका कितना आया? 26,667। इसमें से कुछ भी यूटिलाइज हुआ नहीं है कि हमने तो प्रीमियम पे इशू कर दिया है, डिस्काउंट पे इशू नहीं किया है। तो ये जो है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। सबको समझा? हमने ओवरऑल ले लिया। चलूं आगे। बैलेंस शीट अगर देखने जाओ तो शेयर कैपिटल कितना बचेगा? 995,333। कैसे बचेगा? 9900 शेयर्स तो पूरे हैं 100 रुपए के। कैसे 9900? देखो 10,000 थे, उसमें से 200 फोरफीट हुए, 400 फोरफीट हुए और 500 रीइश्यू हो गए, तो 9900 बचे कि नहीं बचे? यहां लिख दिया। और शेयर फोरफीचर कितना है? 32,000 में से 2667 कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व। तो 5333 बचा कि नहीं बचा? तो यही टोटल यहां आ गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है 2667 का। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है देख लेते हैं। गई सारी एंट्री को क्रेडिट माइनस डेबिट कर दोगे, यहां पे 2 लाख क्रेडिट आया ना, और यहां पे 4,000 डेबिट 196 हो गया, और यहाँ पे 5,000 क्रेडिट 2,01,000 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे 2,01,000 आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये टोटल यहाँ लिख दिया। और कैशिंग कैश इक्विवेलेंट्स बैंक बैलेंस क्या करना पड़ेगा? सभी जगह पे बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी? देखो एप्लीकेशन सामने सामने कैंसिल हो जाएगा गाइस। कैपिटल का भी नेट हमने कर ही लिया ना, कैपिटल का नेट कर लिया। अलॉटमेंट सामने सामने क्या हो जाएगा? कैंसिल। कॉल्स इन एरियर्स भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये भी कैंसिल हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स इवेंचुअली तो कैंसिल होएगा ना यार, जब शेयर्स फोरफीट होएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चेक कर लेने का। ऐसे काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेंगी उनको हमको बैलेंस शीट में डालना रहेगा। राइट और रॉन्ग गाइस? बैलेंस शीट बनाने का मैं मेथड आपको सिखा चुका हूँ, आई थिंक उसमें इशू नहीं आना चाहिए, है ना? कुछ रहेगा तो बता दीजिएगा मेरे को। डन? मैं आज इसका सोल्यूशन भी आपको भेज दूंगा फॉर प्रैक्टिस। 832 है,
वी हैव वन लास्ट सम टू कॉन्कर। हाँ कर ले। ऑनलाइन वालों को सेकेंड सम क्लियर हो गया बच्चों इश्यू ऑफ शेयर्स का। थर्ड सम, एबीसी लिमिटेड 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है, एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और 2.5। अरे यार इसमें तो प्रीमियम भी नहीं है। 10,000 शेयर्स से उसके फुल ड्यू पे किया अलॉटमेंट अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस हो गया कि नहीं हो गया? फर्स्ट कॉल के साथ उसने सेकेंड कॉल का भी भर दिया, तो 10,000 शेयर्स पे 2.5, 25,000 रुपया उसने एडवांस पे कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा? और फाइनल कॉल किया 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल के, और मिस्टर बी ने फाइनल कॉल नहीं भरा बट 2 महीने बाद भरा, करेक्ट? मिस्टर बी के 1000 शेयर्स थे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स वर अप्लाइड एज पर टेबल एफ। टेबल एफ में इंटरेस्ट हमेशा याद रखना, हम लेते कम है देते ज्यादा है, मैं ऐसा सोच सकता हूं इस चीज के लिए। तो हम कॉल्स इन एडवांस पे देंगे उसको 12% और कॉल्स इन अरियर्स पे लेंगे उससे 10%। ये मेरे को ऐसा याद आ रहा है, कोई बच्चा कंफर्म कर सकता है क्या? चलो सोल्यूशन में ही देख लेंगे, ठीक है? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 12% और 10% है, मतलब है 12 और 10, किसके लिए 12 है किसके लिए 10 है वो एक बार चेक हो जाएगा, ठीक है? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड में 5 और 6 लिखा हुआ था, बट वो गलत था, वो रिवाइज होकर 10 और 12 हो चुका था, ठीक है? चलता हूं आगे। तो किसी ने अगर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ी रहेगी तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है? तो अब यहां पे हो क्या रहा है ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं मिस्टर एक्स की, उसने ये भरा ये भी भरा और ये वाला उसने यहां पे भर दिया। अगर मैं मिस्टर बी की बात करूं, ये भरा ये उसने भरा बट 2 मंथ्स लेट, है या ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो पहले 10,000 शेयर्स पे 2.5 रुपया, एप्लीकेशन का 2,50,000 आया, उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मानते हैं? फिर हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया, 3 लाख रुपया मांगा, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कोई डाउट? तो मैं 10,000 इंटू 30 बोल रहा हूँ सर, मतलब मैं गलती से वैसे कर रहा था, सॉरी गाइज, मैं गलती से वो 10,000 बोल रहा था नंबर ऑफ शेयर्स को, वो 1 लाख है, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दीजिए। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे 1 लाख शेयर्स पे कितना रुपया? 2 रुपया, 2 लाख मांगेंगे। तो मांगा तो मैंने 2 लाख, आया ना, बट 25,000 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? तो बैंक में 2,25,000 लिया, जिसमें से फर्स्ट कॉल का 2 लाख और 25,000 हो गया कॉल्स इन एडवांस, है ना? सेकेंड कॉल का 1 लाख शेयर्स पे 2.5, 2.5 लाख रुपए मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तो 2.5 लाख रुपीस मांगा, बट इस 2.5 लाख में से ध्यान से देखिए 25,000 ऑलरेडी आ चुका है, वो माइनस कर दो, वो आएगा क्या बी? और एक बंदा जिसका नाम है बी, जिसके पास कितने शेयर्स हैं, उसने अभी नहीं भरा है ना, बाद में भरने वाला है, तो अभी के लिए तो कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2,500, तो हमें मिलेगा कितना? 2,22,500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बैंक में आया 2,22,500, 2,500 का कॉल्स इन अरियर्स, 25,000 का ये कॉल्स इन एडवांस रिवर्स, कोई डाउट? और यहां पे 2,50,000, इजी। फिर अब हमें करना है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ध्यान से देखिए, ये जो 25,000 रुपए का उसने एक्स्ट्रा दिया था हमें, उसके लिए क्या बोला है कि फाइनल कॉल 3 महीने बाद हुआ है फर्स्ट कॉल के, तो 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे हम। तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक एक्सपेंस है, करेक्ट ना? कॉल्स इन एडवांस एक तरीके की लाइबिलिटी है ना, एक तरीके की क्या, एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, खर्चा है कि नहीं है? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर एक्सेस अकाउंट, है ना? फिर जब पे करेंगे शेयर होल्डर्स एक्स टू बैंक, अगर आप देखेंगे तो 25,000 पे 12%, जैसा कि द ग्रेट सर्वेश बंसल ने आपको बताया था। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं, एज अ टीचर मुझे आना ही चाहिए, आई एम रियली सॉरी, कई बार मैं ऐसी चीज़ों पे हीरोगिरी कर लेता हूँ जो मेरे को आनी ही चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ पे नहीं करनी चाहिए। आई शुड बी प्राउड ऑफ माई मेथड्स, बट ये तो याद ही होना चाहिए ना यार, ऐसा मैं आप लोगों को भी कभी बोलूंगा तो प्लीज इसको याद रखना। 12%, 10%, कितने लोगों को याद था खुद से?
मेरे से उम्मीद रखते हैं, खुद को तो कुछ आता नहीं है। चलो, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट टू शेयर होल्डर्स एक्स और शेयर होल्डर एक्स टू बैंक। सबको समझी ये एंट्री? अभी जो दूसरा व्यक्ति है मिस्टर बी, उसने पहले तो पैसा भरा है ना, तो एक महीने बाद, 2 महीने बाद, तो पहले तो पैसा लेने की भी एंट्री पास कर देते हैं, बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स, हाँ या ना? मैं ये एंट्री से पहले प्रेफर करूंगा पास करने की, ठीक है। फिर शेयर होल्डर बी टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन 2,500 पे 10 टका फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स, 42 रुपीज मांगा, 42 रुपीज लिया। ये पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया खर्चे में, ये पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया इनकम में। कोई डाउट? इजी टफ? गाइस कैसा है? एकदम इजी? प्लीज बताइए सबको कोई डाउट्स? बहुत ही ज्यादा इजी था मेरे हिसाब से तो यार। टाइम काफी बचा क्योंकि मैं आया भी थोड़ा सा लेट था, 5-7 मिनट। आई थिंक वी हैव स्टडीड ओनली फॉर 1 hour 30 minutes एज ऑफ नाउ। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप चाहते हैं मैं वो 6 कॉलम बना के जो करवाता था वो एक बार रिवाइज करवाऊं? डू यू गाइज वांट मी टू डू अ रिविजन ऑफ दैट? देयर इज नो रिस्पॉन्स। कर दूं? चलो, फेस वैल्यू कितना लेते थे? 1000, करेक्ट। कितने सिनारियो हो सकते थे इशू में? 3 सिनारियो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। प्रीमियम ले लेते हैं 10%, डिस्काउंट ले लेते हैं 5%। 1000 रुपए की फेस वैल्यू है, पार में इशू किया और रिडेम्पशन भी किस पे है? पार में। गाइस रिडेम्पशन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। अरे इसमें से डिलीट नहीं होता है। एट पार या एट प्रीमियम, लेट्स से 5%, ठीक है ना। पार में इशू किया, पार में रिडेम्पशन है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, 1000, हाँ या ना? याद आया? इशू किया अगर प्रीमियम में तो बैंक में कितना रुपया आएगा बच्चों? 1100। टू डिबेंचर्स की लाइबिलिटी में कितना जाएगा? 1000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा? 100। डिस्काउंट में इशू किया तो बैंक में आएगा 950। टू डिबेंचर्स की लाइबिलिटी में कितना जाएगा? 1000। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना आ जाएगा? 50। याद आया या नहीं आया? सबको समझ रहा है यहां तक? बेटा यहां पे अभी अगर मैं रिडीम कर रहा हूं 5% के प्रीमियम पे और इशू कर रहा हूं लेट्स से पार पे, तो आज बैंक में कितना आएगा बच्चों मेरे पास? 1000। बट डिबेंचर्स की लाइबिलिटी 1000 की आएगी एंड आएगी 50 रुपए की। इसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑन। जो 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या हो गया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, हाँ या ना? याद आया? इशू कर रहा हूं प्रीमियम में तो बैंक में 1100 रुपए आए, टू डिबेंचर्स 1000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 100। अब फ्यूचर में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे करना है 50 रुपए का, तो ये 50 मेरा लॉस भी हो गया, हाँ या ना? करेक्ट। ये सिनेरियो मेरे को थोड़ा स्टूपिड लगता है कि इशू भी प्रीमियम में करे, रिडीम भी प्रीमियम में, एक चीज जगह पे प्रीमियम हटा दो, इससे अच्छा। लास्ट में इशू कर रहे डिस्काउंट में तो बैंक में 950 आया, डिबेंचर्स का यहां पे 1000, तो डिस्काउंट का लॉस तो 50 का हो ही गया, करेक्ट। और फिर हम क्या बोल रहे हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है 50 रुपया, तो साला लॉस भी आ गया कि नहीं आ गया? 50। आप चाहें तो ये दोनों कंबाइन करके लॉस में भी 100 रुपए लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझा? याद आया सबको? हाँ,
मैं एक सेकंड रुका हूँ, अगर ऑनलाइन वाला कोई इसका स्निप ले लेगा तो अच्छा रहेगा, ग्रुप पे डाल देना। ऐसे तो है, वैसे नोटबुक में है ना ये चीज़, बढ़िया से लिखा हुआ है ही, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ो, आगे चलता हूँ मैं। अभी इसमें क्या था ना, एक और चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, ये एंट्री ऐसे डायरेक्टली बैंक से मत करना। जब भी सम आएगा तो पहले क्या करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, याद आया? फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर आगे का कुछ भी वो जैसे है वैसे स्ट्रक्चर हो सकता है, समझे? जैसे अगर डिस्काउंट पे इशू है तो डिस्काउंट टू डिबेंचर्स, हाँ या ना? समझे या नहीं समझे ये चीज? ये दो चीज बीच में घुसेड़ देनी है बस। अरे ईशा, ये है नोटबुक में, नहीं है क्या? चल ठीक है, तू बोलते तो ले ले। तू एक ही स्टूडेंट है जिसने वीडियो चालू रखा है, तेरी डिमांड को तू मना करना पॉसिबल ही नहीं। डन? चलो ठीक है, इतना ही रिवीजन काफी है। शुड वी स्टार्ट विद इशू ऑफ डिबेंचर्स? पहला सा मैं नहीं करा रहा हूं, तुमको जो चाहिए तो कंप्लेन करना, जाके कंप्लेन कर दो, मैं नहीं कराऊंगा। यार यही तो मैंने अभी कराया कि नहीं कराया? बस देखो इसमें कैसा, जब सारे ही सम्स ऐसे होना तो आप सीधा वो इशू की एंट्री पास कर सकते हो। देख रहे हो गाइस, ये वाला मैं नहीं करा रहा हूं, पक रहा है मेरे को, इस चीज सेम चीज रिपीट हो जाएगी यार। शुड आई गो अहेड? बहुत ज्यादा यार, सब कुछ सेम है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। G Limited issued 10 lakh 8% debentures at 6% discount, which will be redeemed after 5 years at par. Discuss how the discount will be written off in 5 years. अगर debentures redeem हो रहे हैं in lump sum, in lump sum मतलब पूरा पेमेंट 5 साल बाद है, या अगर debentures redeem हो रहे हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तो हर साल 2 लाख, या 2 लाख एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 लाख वॉज रिडीम्ड एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फिर अलग अलग अमाउंट करके उसने दिया हुआ है। समझ रहे हो? तो यह बहुत ही सिंपल सम है। देखो डिस्काउंट कितना होगा टोटल, 10 लाख पे 6%, 60,000। खर्चा टोटल 60,000 ही रहने वाला है, हाँ या ना? अभी वो 60,000 का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो सोचना है, करेक्ट? अगर मैं डिबेंचर्स को रिडीम करता हूं लमसम में आफ्टर 5 इयर्स, डिबेंचर्स को रिडीम करता हूं लमसम में आफ्टर 5 इयर्स, तो पहले साल में, दूसरे साल में, सब साल में मैंने 10 लाख रुपया यूज किया कि नहीं यूज किया? तो रेशियो कितना है, 1:1, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12 12 12 12 12, क्योंकि द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर डिबेंचर्स एवरी ईयर वाज हाउ मच, 10 लाख। तो मैं हर साल सेम मजा आ रहा था मेरे को, समझे? हर साल सेम मजा आ रहा था। डू वी अग्री? इसमें तो ये टेबल बनाने की भी आवश्यकता, आप सीधा 1/5 एवरी ईयर कर सकते हैं। अभी दूसरे सिनारियो में हमने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे किया, तो पहले साल मेरे पास 10 लाख रुपया था, पहले साल के एंड में 2 लाख रीपे किया, अगले साल मैंने कितने का मजा लिया? थर्ड ईयर में कितने का मजा लिया? फोर्थ ईयर में, और लास्ट ईयर में तो सिर्फ 2 लाख का, क्योंकि हर साल 2 लाख रीपे कर रहा था। दीज आर नॉट क्लोजिंग बैलेंसेस, आर दीज क्लोजिंग बैलेंसेस? दीज आर डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, हाँ या ना? पहले साल में आज मैंने 10 लाख रुपया लिया, 0 ईयर में, एक साल तक 10 लाख आउटस्टैंडिंग रहा, 2 लाख रिपे किया, फिर फर्स्ट से सेकेंड ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 8 लाख। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका रेशियो क्या बना? 5:4:3:2:1, टोटल कितना आ गया? 15। तो इसको इसमें वेट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो 60,000 को। सबको समझा? तो ये खर्चे आ जाएंगे। इजी लग रहा है? अभी अगर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट्स दिए हैं एज पर इंफॉर्मेशन गिवन, तो पहले साल में मैंने 10 लाख का मजा लिया, पहले साल के एंड में कितना रीपे हुआ बच्चों? 2 लाख। पढ़ा कि नहीं पढ़ा सबने? तो 2 लाख रीपे हुआ, तो अगले साल मैंने कितने का मजा लिया? सेकेंड ईयर में कितना रीपे हुआ? तो मैंने कितने का मजा लिया? फिर 2 लाख रीपे हुआ, और लास्ट में मैंने पूरे का पे कर दिया। ये हो गया 34, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हो गया। सबको समझा?
गाइज मैं वापस से बोल रहा हूं, ये आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स आर नॉट क्लोजिंग बैलेंसेस, नो, दीज आर द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। मतलब मैंने कितना पैसा यूज किया, कितने पे मजा किया, वो सवाल है। सबको समझा? मतलब बेसिकली तो मेरा एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जो मेरे ओपनिंग बैलेंसेस है वो है ये, समझे? ऑनलाइन सभी को क्लियर है? ये सब है अपने उसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। आई डोंट थिंक कुछ नया ज्यादा इनोवेटिव आ रहा है। थर्ड वाला भी मेरे को अच्छे से याद है, कराया हुआ है। कंपनी ने 15% डिबेंचर्स इशू किए 50 लाख के 10% डिस्काउंट पे 1 Jan 2019 को। डिबेंचर इंटरेस्ट 10% के टीडीएस के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को पे करना है। जर्नल एंट्रीज पास करो फॉर 2019 इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years at 5%। देखो अभी जब एक ही इशू है ना, तो इसमें वो वाला भी कर लेना यार। आइडियली इसमें डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला, अकाउंट वाला जो मैं बोला था वो करना चाहिए था इसमें, ठीक है? अभी कितने के डिबेंचर्स हैं? 50 लाख, 10% के डिस्काउंट पे इशू किए। मेरे को कितना रुपया आया आज? 45 आया कि नहीं आया? तो बैंक में मैंने लिखा 45 लाख, करेक्ट? डिबेंचर की लायबिलिटी कितने की आई? तो मुझे डिस्काउंट का खर्चा कितने का हो गया? 5 लाख। मैं फ्यूचर में डिबेंचर्स कितने के प्रीमियम पे रिडीम करने वाला हूं? तो 50 लाख का 5% कितने की लायबिलिटी आ गई? प्रीमियम और रिडेम्पशन की 2.5 लाख। ये लॉस ऑन डिबेंचर्स 2.5 लाख आ गया कि नहीं आ गया? इन्होंने उसको कंबाइन करके कितना लिख दिया? 7.5। अगर कंबाइन करके लिख रहे हैं तो नाम क्या लिखेंगे? लॉस। इन्होंने डिस्काउंट स्लैश लॉस लिखा है, आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखिएगा। सबको समझा? ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग डिस्काउंट चाहिए तो, ठीक है? कोई डाउट इसमें? चलो आगे चलते हैं। अभी 30 जून को, ये तो Jan 1 को हमने डिबेंचर्स इशू किए, 30 जून को 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। 50 लाख पे कितना टका रेट है भैया? 15%। 50 लाख का 15% होता है 7.5, बट उसका हाफ 6 महीने का 375 का खर्चा हुआ। टू डिबेंचर होल्डर्स 90% और टू टीडीएस पेबल 10%, क्योंकि बोला है वैसा 90-10। देखा कि नहीं देखा सबने? अभी पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स, टीडीएस पेबल टू बैंक। रियलिटी में आपको बता दूं, अगर मैंने किसी का टीडीएस 30 तारीख को काटा है तो अगले महीने की 7 तारीख तक पे करने का होता है। रियलिटी में गाइस टीडीएस जो काट रहे हो वो अगले महीने की 7 तारीख तक पे करने का होता है। ये मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, समझा? अब आगे चलेंगे। 31 दिसंबर को भी डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेबल और फिर पे करने की एंट्री आ जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट? ये जो अभी 337 का इधर, 337 का इधर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 375 का इधर और 375 का इधर, जो टोटल इंटरेस्ट हुआ 7,50,000, उसको कहां ट्रांसफर कर दूंगा? पीएनएल में कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? अरे हाँ है ना? और ये जो लॉस है 7.5 लाख का, इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बट सिर्फ कितना करना पड़ेगा? 1/5। क्यों 1/5? क्योंकि बोला है कि 5 साल बाद रिडीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरा, तो जो भी लॉस है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएनएल में, 1,50,000 आ जाएगा। सबको समझा या नहीं समझा? हम लोग यहाँ पे पीएनएल के बदले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखते हैं। अब उधर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट्स का समय है और उधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। याद आया? मैंने समझ में कराया रहेगा तो आई एम श्योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा रहेगा। तो थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए आप अपनी बुक देख लीजिएगा गाइस, वो बेटर रहेगा। सबको समझ रहा है? क्या हुआ बेटा, देखो ये वाला लास्ट वाला नहीं समझा क्या? 1.5 लाख वाला नहीं समझा? कितने का लॉस था बेटा यहाँ पे? 7.5 लाख का था कि नहीं था? अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि हम 5 साल बाद रिडीम करेंगे। अभी पिछले सम में ही हमने क्या किया, जब आप 5 साल बाद रिडीम करते हो तो एवरी ईयर कॉस्ट को आधा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं? वही यहाँ पे किया। तो 7.5 लाख का 1/5, 1,50,000 इस साल राइट ऑफ कर दिया, समझा? हर साल हम 1.5 लाख करके ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। इजी? चलूं आगे? तुमको समझा है सबको? ऑनलाइन वालों को क्लियर है क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा है? पीएनएल ही लिखा है, पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं लिखा। ठीक है,
देखता हूं मैं, एक सेकेंड, फिर मे बी अगर लैंग्वेज ही वैसा यूज होता, आइडियली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखना चाहिए कंपनीज में। एक सेकेंड दे दीजिए, अपन मॉड्यूल देख रहा हूं मैं, 1 मिनट दीजिए गाइस। अरे ये लोग भी बाय पीएनएल ही लिख रहे हैं, ठीक है, बाय पीएनएल लिख सकते हैं गाइस, बाय पीएनएल लिख सकते हैं, कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती कुछ नहीं, ठीक है। ऑनलाइन भी गाइस पीएनएल लिख सकते हैं। आई वुड नॉट अग्री दैट इज 100% एक्यूरेट, बट ठीक है, अभी जो है मॉड्यूल में लैंग्वेज और अपन ने भी वही फॉलो किया तो अच्छी बात है। चलो थैंक्स, हाँ, इसलिए बुक लाने का फायदा होता है। चलो आगे चलते हैं। F Limited took a bank loan of 50 lakh and issued 9% debentures of 60 lakh as collateral security. शो जर्नल एंट्रीज और उसका ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी बताओ अगर जर्नल एंट्री नहीं पास करना हो। ये याद है, ये तो झूठे डिबेंचर्स हैं, इसका सिर्फ हम एंट्री पास कर देते हैं बट इसका एक्चुअली कोई इफेक्ट होता नहीं है। देखो बैंक लोन लिया 50 लाख का, वो एक जेन्युइन एंट्री है, मानते हैं। 60 लाख के डिबेंचर्स, डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर्स, याद आया कि नहीं आया? ये फेक एंट्री है, झूठा, एक एसेट बढ़ गया एक लायबिलिटी बढ़ गया, करेक्ट। अगर मैं ये वाला मेथड फॉलो करता हूं तो बैलेंस शीट कैसा नजर आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, 50 लाख का जेन्युइन और 60 लाख का फालतू, है ना। और असेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में भी 60 लाख दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो पीएनएल सस्पेंस, सॉरी पीएनएल क्या, डिबेंचर सस्पेंस, हाँ या ना। और ये 50 लाख का जो रोकड़ा लिया हमने, वो ये रहे उसके नोट्स टू अकाउंट्स, 50 60 1 करोड़ 10, ये 60 लाख असेट्स में दिखा, ये 60 लाख और ये 60 लाख एक्चुअली क्या है, सामने सामने कैंसिल, और ये 50 लाख का कैश और बैंक, राइट गाइस। सेकेंड मेथड में एंट्री नहीं पास करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बैलेंस शीट में क्या होता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन सिर्फ कितने का आता, और नीचे क्या लिख लेते, कोलैटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 60 लाख 9% डिबेंचर्स, समझे? अरे हाँ या ना। ईशा क्लियर? ऑनलाइन बाकी जनता? यार इशू ऑफ डिबेंचर्स हो ही जाएगा आज। मैंने यार बहुत ज्यादा तो नहीं भगा दिया इशू ऑफ डिबेंचर्स, मेरे हिसाब से मतलब चैप्टर ही ऐसा है, इसमें इतना कुछ है नहीं। और आई बिलीव जब मैंने कराया भी होगा, मैंने बहुत बढ़िया से कराया होगा, क्योंकि ये छोटा ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टेंशन वाला नहीं है। तो खत्म ही कर दूं क्या लास्ट? तो वील बी नाउ डन विद इशू ऑफ डिबेंचर्स एज वेल। ई लिमिटेड ने परचेज किया 7,20,000 का मशीनरी और इशू किए 8% डिबेंचर्स। ये याद है, डिबेंचर्स इशूड ये परचेज ऑफ असेट के अगेंस्ट, जैसा इशू ऑफ शेयर्स में होता है सेम है, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें डिस्काउंट में भी इशू किया जा सकता है। याद है कि नहीं याद है? आप इशू ऑफ शेयर्स वाला देखेंगे, उसका रिवीजन आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कंप्यूट करते थे, वैसे यहाँ पे क्या कंप्यूट करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 20% प्रीमियम पे। पहले तो मशीनरी खरीदी 7,20,000 की, मशीनरी टू वेंडर, हाँ या ना। अगर आप 10% डिस्काउंट में देते हैं तो आप क्या बोलेंगे, कितने रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर है बच्चों? 100 रुपए का। मैं 10% डिस्काउंट में दे रहा हूं, मैं 90 में दे रहा हूं। मुझे 7,20,000 रुपए देने हैं, एक डिबेंचर 90 रुपीज का है, तो मुझे 8,000 डिबेंचर्स देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे बच्चों? अरे हाँ या ना। 8,000 डिबेंचर्स दूंगा तो वेंडर की लाइबिलिटी 7,20,000 की चली जाएगी, बट डिबेंचर्स की लाइबिलिटी कितने की आ जाएगी बच्चों? 8 लाख को 80,000 क्या है मेरा डिस्काउंट। ये रहा नंबर ऑफ डिबेंचर्स का कैलकुलेशन, इजी टफ। अभी 100 का अगर मैं 120 में इशू करता हूं, 20% प्रीमियम है ना, सेकेंड सिनेरियो। 120 में इशू करता हूं तो 7,20,000 डिवाइड बाई 120, 6,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। लाइबिलिटी 7,20,000 की चली जाएगी, डिबेंचर्स की लाइबिलिटी कितने की आएगी? 6 लाख की, 1,20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, इजी टफ with time to spare. That's how we do it. Guys, we're done with issue of shares and issue of debentures.
अभी सारे फालतू टॉपिक है, सारे फालतू टॉपिक है जो अभी अभी नए नए आए हैं सीए फाउंडेशन में, इंटर से 1 साल हुआ है, तो जिसमें ज़्यादा फॉर्मेट वो है। बट यार अब है ना, अब तो पढ़े भी ना होगे तो कुछ भी नहीं समझेगा तुमको, क्या मेरे को भी नहीं समझेगा कि तुमको क्या समझ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगली बार के लिए गाइस आप लोग क्या करके आएंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की थियरी करके आएंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की प्लीज बुक भी लेके आइएगा, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेजॉरिटी लोग ऑफलाइन आ जाइए गाइस। अगले वीक के ये 2 सेशन जो होंगे, पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बोनस एंड राइट्स इशू एक लेक्चर में करेंगे, अगर 3 घंटे का लेक्चर मिला तो, और फिर एक ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला भी है। मेरे को लग रहा है ये 3 टॉपिक में अपने को आराम से 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, और फिर 2 घंटा आई बिलीव फॉर डिसोल्यूशन। तो आई बिलीव वी हैव 6 to 8 आवर्स का अपना सिलेबस पेंडिंग है। बट मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये अच्छा है कि चलो मैंने इसीलिए ये आज इसलिए नहीं स्टार्ट कराया जैसे डिसोल्यूशन भी, कि अभी आपके पास वीकेंड आया है ना गाइस, एक रिक्वेस्ट करो, अभी तो सारी वो वीडियोस उधर अपलोड हो गई हैं आपके ऐप में, प्लीज ये तीनों टॉपिक का पूरा मेरा सिखाया हुआ वीडियो देख के आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं आप लोग? हाँ, एटलीस्ट स्टार्ट करो, आज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से स्टार्ट करो, और कोशिश करो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स खत्म करो और एक खत्म करो अगले लेक्चर तक। समझो ट्यूसडे होता है, आज और कल में मिला के कर लो। ये 3 टॉपिक मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, एंड तक नहीं समझते बच्चों को, ये लास्ट मौका है टीचर के साथ करने का, थोड़ा तो सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। एक बार प्लीज पूरा वीडियो देख के आइए और फिर पूरा सम यहाँ पे रिविजन में कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि मेरे को तो आता है मैं बिना पढ़े आ जाऊंगा। अगर आपको वीडियो से रिवीजन नहीं करना है, आपको नॉर्मली करना है, तो आप वैसे करके आइए। मैं प्रेफर करूंगा वीडियो के साथ, चाहे 1.5x में देख लो वीडियो, सारे सम्स उधर से कर लो। ये 3 चैप्टर के लिए तो मैं तुमको ऐसा रिकमेंडेशन दूंगा कि अभी के लिए एक बार, क्योंकि क्या यार तब 12वीं चल रहा था, और तब है ना 12वीं का भी अक्टूबर नवंबर था, तो लोग काफी सारे ना 12वीं की बहुत सारी चीजों में एंगेज थे, तो है ना काफी हद तक ये चैप्टर पे फोकस नहीं रहा होगा। घर पे जाके तो घंटा किसी ने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया होगा 12th के दौरान इस टॉपिक में। एक बार वीडियो गो थ्रू करो शांति से, सारे सम्स जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ नोटबुक हाथ में रखो और देखते जाओ, तो तुमको पूरा चैप्टर थर हो जाएगा 1.5x पे, है ना। 20 घंटे के वीडियोस रहेंगे तो 12-13 घंटे लगेंगे, 13.5 घंटे। वो देखो फिर क्लास के लिए आओ। ये 2 दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसको कर लो। कल का जो टेस्ट है ना, उसके बाद कल पूरा दिन संडे आपको यही करना है। कल का टेस्ट है ना, आई बिलीव अगर वो पढ़ के हो गया तो आज भी डालो, वरना कल तो पक्का डालो, और मंडे भी डालो, तो ट्यूसडे को तो अपन बैठ पाएंगे। समझ रहे हो? प्लीज ये कर पाएंगे सब लोग? डन, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू, टेक केयर।